Hello students, welcome back to our channel Eklavya Education Point, and in this video we are going to discuss the chapter Is Matter Around Us Pure, which is the second chapter of class 9th CBSE based science. Students, before moving on to today's video, if you are new here, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified every time we post a new video. Also follow us on Facebook, Instagram and Twitter to get real-time updates about our upcoming projects. So now that you're a subscriber, let's get started. So students, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं by discussing first of all separating the components of a mixture. अब हम लोगों ने सबसे पहले मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया. अब हम लोग मिक्सचर को सेपरेट करने के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है We have learned that most the natural substances are not chemically pure. Different methods of separation are used to get individual components from a mixture. Separation makes it possible to study and use the individual components of a mixture. यानी कि सेपरेशन से हम लोग नेचुरल सब्सटेंसेस को प्योर फॉर्म के अंदर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, और क्योंकि नेचुरल सब्सटेंसेस को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करके हम लोग उनको ज़्यादा इजीली पढ़ पाएंगे और उनको ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे, इसलिए हम लोग मिक्सचर को सेपरेट करने के मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं. Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituent by simple physical method like hand picking, sieving and filtration. यानी कि आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड से, जैसे कि हैंड पिकिंग, सीविंग और फिल्ट्रेशन. करेक्ट. सीविंग का यहाँ पर आपका मतलब होता है छानना, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आटा छाना जा रहा है आपकी वीडियो में, और फिल्ट्रेशन ऑफ हैंड पिकिंग तो आप समझ ही सकते हैं. करेक्ट. तो अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले डिफरेंट एग्जाम्पल्स और डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन. सबसे पहले हमारे पास में आता है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन जो एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जिसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा. इवेपोरेशन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस और वेपर. अब यहाँ पर सिर्फ वाटर नहीं होता, किसी भी तरह के लिक्विड को आप इवेपोरेट करके गैस या वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो. Evaporation is the primary pathway that water moves from liquid state back into the water cycle as atmospheric water vapor. अब इवेपोरेशन का आपका प्रोसेस जो होता है वो आपकी वाटर साइकिल का पार्ट होता है, और इवेपोरेशन के थ्रू ही आपकी वाटर साइकिल कंटिन्यू रहती है. यहाँ पर हमारे पास में एक एक्टिविटी भी दे रखी है इवेपोरेशन के लिए, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवेपोरेशन को समझने के लिए हमें किसी एक एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है. इवेपोरेशन हम रेगुलर बेसिस पर अपनी डे टू डे लाइफ में देखते ही रहते हैं. अब इवेपोरेशन के बाद में हमारे पास में दूसरा प्रोसेस जो है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस आपने बहुत कॉमनली अपने घर में देखा होगा जब हम लोग क्रीम को निकालते हैं दूध में से. सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी. अब विस्कोसिटी जो है वो एक टेक्निकल टर्म है, डिफिकल्ट टर्म है, जो आप फ्यूचर के अंदर पढ़ेंगे अपनी बड़ी क्लासेस में, लेकिन अभी विस्कोसिटी को इग्नोर करते हुए आप लोग साइज, शेप और डेंसिटी पर ध्यान दो. तो यानी कि साइज, शेप और डेंसिटी के बेसिस पर हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर दो सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं. यहाँ पर हम लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रीम फ्रॉम मिल्क का. अब आपकी क्रीम जो होती है वो मिल्क का हैवी पार्ट होता है, यानी कि आपके मिल्क के अंदर जो फैट्स, प्रोटीन्स होते हैं वो सारे के सारे क्रीम के फॉर्म में हम लोग मिल्क से अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन को आप लोग लैब में भी कर सकते हैं और अपने घर के अंदर भी बहुत कॉमनली आप लोगों ने होते हुए देखा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस. और इसको भी समझने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की या फिर किसी भी तरह के टेक्निकल टर्म्स की ज़रूरत नहीं है. अब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में जो तीसरा प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल का जो प्रोसेस है वो भी आपने अपने घर के अंदर देखा होगा, लेकिन आपने फनल में नहीं कुकर में देखा होगा. कैसे? जब आपकी मदर या फिर आपके घर का कोई भी मेंबर खाना बनाता है तो पानी के अंदर तेल डालता है. तेल डालते हैं तो तेल जो है वो आपके पानी के सरफेस के ऊपर तैरने लग जाता है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपके तेल की जो डेंसिटी है वो पानी से कम होती है, और इस वजह से वो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है. सेपरेटरी फनल का भी प्रोसेस कुछ इसी तरह से काम करता है.
ये ग्लासवेयर होता है जो कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के अंदर काम आता है। यहाँ पे शर्त है कि हमेशा लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन ही होना चाहिए और उन दोनों की डेंसिटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल भी आपको कैरोसिन ऑयल और वाटर का दे रखा है, जहाँ पर आप लोग एक सेपरेटरी फनल के अंदर कैरोसिन को भरोगे, उसके अंदर वाटर को फिल करोगे, कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे और जब आप स्टॉप कॉक को खोलोगे तो आपका वाटर और कैरोसिन अलग अलग हो जाएंगे। कैरोसिन आपका उसके अंदर ही रह जाएगा और वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। करेक्ट। इसको भी आप घर पर अपने करके देख सकते हो। एक कुकर के अंदर पानी भरिए, उसके ऊपर ऑयल डालिए तो आपका ऑयल उसके ऊपर तैरने लग जाएगा और कुकर के अंदर पानी बेस पे रहेगा। करेक्ट। तो सेपरेटिंग फनल के बाद में हम लोग जिस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सब्लिमेशन आपका एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके सब्सटेंसेस, जो सब्लिमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, वो सॉलिड फेज से डायरेक्टली गैसियस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्राई आइस यानी कि आपके सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन के थ्रू हम लोग सॉल्ट को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने सॉल्ट का जो एग्जांपल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है समझने के लिए। आप सिंपली इसको CO2 के एग्जांपल से समझ सकते हैं। मेरी राय के अंदर, मेरी एडवाइस में, आपके NCERT की बुक के अंदर जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है सब्लिमेशन का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आपके पास में जो डेफिनेशन है या फिर जो आपको दिया हुआ है एक्टिविटी वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसकी तरह उसकी जगह पे आप लोग सॉलिड CO2 यानी कि ड्राई आइसेस को ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको वही वाली डेफिनेशन और वही वाली एक्टिविटी लिख कर आनी है, तो उसको तरीके से याद कर लीजिएगा। अब सब्लिमेशन के बाद में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्रोमैटोग्राफी के बारे में। क्रोमैटोग्राफी आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं है क्योंकि इसका बेसिस या फिर प्रिंसिपल टफ है। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि आप इसको अपनी रेगुलर लाइफ में, डे टू डे लाइफ में देख नहीं सकते। ये एक लैबोरेटरी प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल लैब्स के अंदर किया जाता है, बड़ी बड़ी लैब्स में, केमिकल लैब्स में किया जाता है और केमिकल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रिंसिपल इस टेक्निक के ऊपर बेस करता है कि आपके डिफरेंट सब्सटेंसेस वाटर में डिफरेंट तरीके से सॉल्यूबल होते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं, कुछ कम तरीके से सॉल्यूबल होते हैं। अब ब्लैक इंक की एक्टिविटी के अंदर हम लोग सबसे पहले फिल्टर पेपर के ऊपर एक स्ट्रिप लेंगे, उसके ऊपर पेंसिल से एक लाइन बनाएंगे, उस लाइन के ऊपर इंक डालेंगे और उसको ग्लास के अंदर पानी भर के उसके अंदर डिप करके छोड़ देंगे। थोड़ी देर के अंदर हमारी स्ट्रिप के ऊपर इस तरह से पानी राइज करेगा और हमारी इंक जो है वो अलग अलग हो जाएगी। जो इंक ज़्यादा सॉल्यूबल होगी वो ज़्यादा हाइट गेन करेगी, जो कम सॉल्यूबल होगी वो कम हाइट गेन करेगी। इसको हम लोग डिफरेंट बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं कि अगर आपकी लैब्स के अंदर हम लोग बात करें तो लैब्स के अंदर आप इसको टेक्नोलॉजी के बेसिस पर या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके भी हम लोग क्रोमैटोग्राफी को पढ़ सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जो आपको आगे की क्लासेस के अंदर या फिर इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली आप उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है। क्रोमैटोग्राफी के बाद में एक और प्रोसेस जो आपका लेबोरेटरी प्रोसेस होता है सेपरेशन का, वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो होता है अगेन आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग बेसिस लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट लिक्विड्स के डिफरेंट होते हैं। डिस्टिलेशन का आपका प्रोसेस जो है उसकी शर्त है कि हमेशा लिक्विड आपके मिक्सेबल होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे में मिक्स हो जाने चाहिए। डिस्टिलेशन आपकी क्रूड ऑयल्स जो होते हैं यानी कि आपके जितने भी पेट्रोल और डीजल जो हैं उनको जब हम समुद्र से निकालते हैं तो उसके प्यूरिफिकेशन के लिए आपका डिस्टिलेशन यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल में आपको एसीटोन और वाटर दे रखा है। एसीटोन और वाटर को हम लोग डिस्टिलेशन फ्लास्क में भरेंगे और उसके अंदर हम लोग थर्मामीटर को लगाएंगे और इस सेटअप को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद में हम लोग पूरे के पूरे सेटअप को हीट करना शुरू करेंगे। हीट करेंगे तो आपका एसीटोन जो है वो ऑफकोर्स वाटर से पहले आपका इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आपका इवेपोरेटेड एसीटोन जब आपकी कूलिंग फ्लास्क के थ्रू निकलेगा तो कंडेंस हो जाएगा और आप उसको दूसरे फ्लास्क में कनेक्ट कर सकते हैं। आपका वाटर अलग हो जाएगा और आपका एसीटोन अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग होने के बाद में आप उनको सेपरेटली यूज़ भी कर सकते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम से कम 25 केल्विन का होना चाहिए। 25 केल्विन से कम का हुआ तो आपका डिस्टिलेशन का प्रोसेस आप अरेंज नहीं कर पाएंगे। डिस्टिलेशन के बाद में जो प्रोसेस आप लोगों को देखना है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो एयर की कॉम्पोजिशन को पता करने में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। आपको पता है कि ऑक्सीजन 20.9% होती है, आर्गन 0.9% होती है, 78.1% आपका नाइट्रोजन होता है। लेकिन इसको पता हमने कैसे किया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। प्रोसेस कुछ इस तरह से था कि सबसे पहले हमने एयर को कंप्रेस करा और कूल करा बाय
इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। फिर लिक्विड एयर जो हमारे पास में ठंडी थी उसको हम लोग ने स्लोली स्लोली गर्म होने के लिए छोड़ दिया इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर। फिर उसके बाद में गैसेस जो हैं आपकी अलग अलग हाइट्स पर यानी कि अलग अलग लेवल्स पर क्रोमेटोग्राफी की तरह अलग अलग हो गई आपकी, और उससे हमें पता लगा कि आपके बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का -180 डिग्री 83 डिग्री सेल्सियस है। इस वजह से आपकी ऑक्सीजन 20.9% है, आर्गन 0.9% है और नाइट्रोजन आपकी 78.1% है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आपका एक हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो कि आप लैबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरह का आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पूरा सेटअप दिखाई देता है जो कि आप लैबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इसको आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद में अब जो आखिरी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे वो है क्रिस्टलाइजेशन का। क्रिस्टलाइजेशन जो है आपका प्रोसेस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर हम लोग लैबोरेटरी के बेसिस पर देखें या फिर हम देखें कि हमारे एलॉयज बनाने के लिए आपका क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आप एक बात जान लीजिए कि क्रिस्टलाइजेशन आपके हाईली प्योर सब्सटेंसेस को जन्म देता है, यानी कि आपके क्रिस्टलाइजेशन के सेपरेशन के मेथड से हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हाईली प्योर होता है। वो इतना प्योर होता है कि उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स के अलावा, उसके एलिमेंट्स के अलावा और कुछ भी नहीं होता। क्रिस्टलाइजेशन को समझने के लिए हमारे पास में कॉपर सल्फेट का एग्जांपल दे रखा है। कॉपर सल्फेट आपका एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, उसका 5 ग्राम हम लोग एक चाइना डिश के अंदर लेंगे, उसको हम लोग वाटर जो है उसके अंदर कम से कम अमाउंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद में उसकी सारी की सारी इंप्योरिटीज़ को हम लोग छान के अलग कर लेंगे। छानने के बाद में हम लोग वाटर को इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद में हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद में हम लोग एक फिल्टर पेपर से चाइना डिश को कवर करके 1 दिन के लिए खुला छोड़ देंगे स्लोली स्लोली ठंडा होने के लिए। जब वो ठंडा हो जाएगा तो आपको फाइनली क्रिस्टल्स मिल जाएंगे कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट के जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं और डायमंड शेप होते हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं दिखने में, जिनको आप ऑर्नामेंट के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि वो आपकी स्किन पे इरिटेशन को भी जन्म दे सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल आपका बहुत कॉमनली होता है सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए। आपका जो सॉल्ट होता है जो आप घर में इस्तेमाल करते हो वो एक्चुअली आयोडाइज सॉल्ट होता है, तो उसको पहले सी वाटर से निकाला जाता है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से और उसके बाद में उसके अंदर उसको आयोडाइज किया जाता है आर्टिफिशियली। आपका क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सिंपल इवेपोरेशन के प्रोसेस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और वो इसलिए क्योंकि आपका जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो रूम टेम्परेचर पर नहीं होता, उसके अंदर एक रेज्ड टेम्परेचर होता है, एलिवेटेड टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है। और इवेपोरेशन के बाद में भी आपकी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रह जाती हैं, जबकि फिल्ट्रेशन में क्रिस्टलाइजेशन में आपकी एक भी इम्प्योरिटीज़ रहती नहीं है। इसीलिए आपका क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से अलग होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अब क्रिस्टलाइजेशन के बाद में हमारे पास में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे। अब सिटीज़ में जो आपके पानी आता है आपके शहरों के अंदर जैसे दिल्ली या मुंबई के शहरों में, तो ये वाटर जो होता है आपका प्री प्योरीफाइड वाटर होता है, इसको पहले से प्योरीफाई किया जाता है। ये आपका पूरा का पूरा वाटर का प्लांट होता है जिसके अंदर प्योरीफिकेशन को किया जाता है। सबसे पहले आपकी वाटर के रिजर्वॉयर होती है जहाँ पर आपका पानी अवेलेबल होता है, उसको एक सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है ताकि छोटे छोटे कंकड़ और पार्टिकल्स जो हैं वो सेडिमेंट होकर बेस के अंदर जमा हो जाए। बचा हुआ पानी आपका भेजा जाता है लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक के अंदर उसके बाद में जो बचे हुए और भारी या फिर थोड़े छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी सेडिमेंट और इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में नीचे आपके बेस में कलेक्ट हो जाते हैं। बचा हुआ पानी आपका भेजा जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में। अब फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर जो आपके 3-4 प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर आपका वाटर, फाइन सैंड, ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल को अलग अलग कर लिया जाता है। जो वाटर होता है वो आपका पहुंचता है क्लोरीनेशन टैंक में, और क्लोरीनेशन टैंक के अंदर यहाँ पर आपके क्लोरीन ऐड करके बैक्टीरियाज को मार दिया जाता है। जितने भी आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो मार दिए जाते हैं और फाइनली ये आपका वह पानी जो आपके घरों के अंदर आपके नलों में से निकल रहा होता है। ये पानी जो है आपको समझना पड़ेगा कि ये अभी भी पूरी तरह से प्योर नहीं है, ये इतना प्योर नहीं है जिसको आप पी सकें। तो पीने के लिए आप लोग पानी को ट्रांसफ़र करते हैं अपने आरओ सिस्टम्स के अंदर। आरओ सिस्टम में रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू इस पानी को और भी ज़्यादा क्लीन किया जाता है, जिसके बाद में आप इसको पूरी तरह से पीने के लायक बना सकते हैं। हाउएवर जो आपका एक प्योरीफाइड वाटर जो आपके नलों से निकलता है वो आपके खाना बनाने के अंदर या फिर कपड़े धोने में या फिर बर्तन मांजने के अंदर आपके ऐसे कामों के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपका वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है।
तो अब हम लोगों ने जब सारे के सारे प्योरीफिकेशन के प्रोसेसेस पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर दी टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अब हम लोगों ने प्योर सब्सटेंसेस पढ़ लिया, मिक्सचर पढ़ लिया, अब हम लोगों को प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो द सब्सटेंसेस दैट आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिक्सचर एंड कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल आर प्योर सब्सटेंसेस, जो कि हम जानते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं आपके आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, वुड एट्सेट्रा। अब आपके जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो दो फॉर्म्स के अंदर, दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो सकते हैं। पहली आपके एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं आपके होमोजीनियस होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। उनको आप और छोटे फॉर्म्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने आप में ही इंडिविजुअल होते हैं और उनकी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी आप उनको डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अलग अलग नहीं कर सकते। एटम जो होता है वो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, उसको आप और छोटे फॉर्म्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी शार्प होते हैं, यानी कि फिक्स्ड होते हैं, चेंज नहीं होते। और आपके एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के अंदर क्लासीफाई किए जा सकते हैं। करेक्ट। ये आपकी एक पीरियोडिक टेबल हमें दे रखी है। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके सारे एलिमेंट्स के नाम होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। करेक्ट। तो ये आपके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर एडेड होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास में आते हैं मेटल्स। Metals are elements that readily lose an electron to form a positive ion or a cation। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपके आगे के चैप्टर्स के अंदर है, तो हम लोग उसको वहाँ पे समझेंगे। यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन की तरह इसको याद कर सकते हैं कि आपके मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कटायन का फॉर्मेशन करते हैं, और इनके एग्जाम्पल होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, पोटेशियम एट्सेट्रा। करेक्ट। और आपके जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से होती है कि वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि चमकीले होते हैं, वो चमकते हैं। कंडक्टिविटी होती है, मैलिबिलिटी यानी कि उनको पतली शीट्स के अंदर हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। डक्टिलिटी यानी कि हम उनकी तारे बना सकते हैं। सोनोरस यानी कि वो जब आवाज़ करते हैं, टन टन की जो आवाज़ है आपकी मेटल्स के अंदर से आती हैं। और आपके मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं। अब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके मेटल का कंप्लीटली उल्टा वर्जन होता है। आपके मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एक अनायन का फॉर्मेशन करते हैं। इनका एग्जांपल होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन एट्सेट्रा। ये लस्ट्रस नहीं होते। आयोडीन आपका एक अकेला नॉन मेटल है जो आपका लस्ट्रस होता है। ये आपके सॉलिड, लिक्विड और किसी भी गैस के फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेटल्स आपके ज़्यादातर सॉलिड और गैशियस फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे आपकी इनकी डेंसिटी जो होती है नॉन मेटल्स की काफ़ी कम होती है। इनकी मेलिबिलिटी नहीं होती, ये डक्टाइल नहीं होते, ये इंसुलेटर नहीं होते, सॉरी ये इंसुलेटर ही होते हैं, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अब आते हैं हम लोग फाइनली मेटलॉइड्स पर। मेटलॉइड्स जो होते हैं वो आपके एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बिटवीन द मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हो सकता है ये लस्ट्रस हो लेकिन कंडक्टिव ना हो सकता है ये मैलेबल हो लेकिन डक्टाइल ना हो सकता है ये सोनोरस हो लेकिन इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो। करेक्ट। और इनके बहुत कॉमन एग्जांपल होते हैं बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। मेटलॉइड जो होते हैं वो आपके एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं, वहीं पर मेटल्स जो होते हैं वो आपके सिर्फ बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो आपके सिर्फ एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो इसके बाद में जब हम लोगों ने मेटल्स, नॉन मेटल्स यानी कि एलिमेंट्स भी पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं? सबसे पहले अ प्योर सब्सटेंस बेसिकली कंपाउंड्स composed of two or more elements and chemically combined in a fixed proportion is called a compound। यानी कि आपका कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का होता है, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं और फिक्स प्रोपोर्शन में, यानी कि उनकी प्रोपोर्शन चेंज नहीं होती। बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपके कंपाउंड का है वाटर। वाटर में आपके दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनकी रेशियो हमेशा फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती। कंपाउंड्स के बाद में हमारे पास आते हैं कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कंपाउंड आपके हमेशा होमोजीनियस होते हैं। करेक्ट। और ये कंपाउंड जो होते हैं आपके कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। आप सिंपल फिजिकल मेथड जैसे कि हैंड पिकिंग या सीविंग या फिर आप चर्निंग या सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू भी इनको सेपरेट नहीं कर सकते। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को आप इस्तेमाल करके वाटर को ब्रोक कर सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। आगे बढ़ते हुए हमारे पास में कंपाउंड जो होता है उसकी कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स्ड होती है, उसकी कॉम्पोजिशन बार बार चेंज नहीं होती रहती, हमेशा फिक्स रहती है। हाइड्रोजन हमेशा H2O के फॉर्म में ही रहेगा। आपका वाटर जो है हमेशा H2O के फॉर्म में ही अवेलेबल रहेगा, वो H3O कभी नहीं बन जाएगा।
करेक्ट। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं हमेशा सेम रहती हैं, कभी भी आपकी इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती रहती। वाटर की प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम रहेंगी और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं हमेशा शार्प होते हैं, यानी कि अगर आपका वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है तो वो उतने पे ही बॉयल होगा। अगर आपकी आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म होनी शुरू होती है तो वो उसी पे फॉर्म होनी शुरू होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, यहीं पर आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। सेकंड चैप्टर का ये आपका एंड है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी और ये चीज़ें आपकी आगे की क्लासेस के अंदर 10th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को और इन्हीं टर्म्स को इलेबोरेटेड फॉर्म के अंदर आप लोग आगे पढ़ने वाले हो। So now students, on this note, I would like to conclude this video. If you like this video, give it a thumbs up and share it with your friends. Also, follow us on Facebook, Instagram and Twitter to get real-time updates about our upcoming projects. I will be back tomorrow with a new video. Till then, thank you.